हाँ, तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कोशिका के बारे में डिस्कस करेंगे। कोशिका यह जनरल साइंस का भी मैटर है, क्लास 8 में भी है और क्लास 9th में भी है। तो आखिर कोशिका है क्या? इनमें हर बार 1% आता है। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले यहां पर हम बात करते हैं कोशिका के बारे में, तो इसका समझने का प्रयास करते हैं। जैसे हमारे पास में मान लीजिए हमारा ये शरीर है। शरीर से जब मैं छोटी बात के बारे में बात करूंगा तो आएगा अंग तंत्र। क्या आएगा? अंग तंत्र आएगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, फिर अंग तंत्र से नीचे वाला पार्ट आता है उत्तक, जिसे हम टिश्यूज कहते हैं, और उत्तक से नीचे आता है कोशिका। यह हमारे क्या है? पार्ट हैं। तो यहां पर हम समझ सकते हैं कि शरीर की सबसे सूक्ष्मतम इकाई कोशिका है। ये कोशिका मिलकर यानी कोशिकाएं, समान आकार की कोशिकाएं मिलकर एक विशिष्ट कार्य करती है, जिन्हें उत्तक कहते हैं। यानी समान कोशिकाओं का समूह फिर उत्तक आता है। उत्तक मिलके आगे अंग तंत्र बनाते हैं। जैसे हमारा हाथ बना, हमारा हार्ट बनेगा और हमारे पैर बनेंगे। इस प्रकार ये अंग तंत्र मिलकर शरीर बनाते हैं। जिस प्रकार मान लीजिए मुझे विज्ञान की किताब चाहिए, किसी मान लीजिए ग्रामीण को विज्ञान की किताब चाहिए, कोई गांव का रहने वाला है, उसे क्लास जो है 11th की बायोलॉजी की बुक चाहिए, तो वो करता क्या है? सबसे पहले वो आपके विद्यालय में आता है। कहां पे आता है? आपके विद्यालय में आता है। और विद्यालय में आने के बाद में क्या करेगा? वो ऑफिस में जाएगा। ऑफिस में जाएगा और ऑफिस में जाने के बाद में वो क्या करेगा? आपकी कक्षा में जाएगा। और कक्षा में जाने के बाद में यहां पर उन्हें क्या प्राप्त होगी? विज्ञान की किताब प्राप्त होगी। तो यहां पर ध्यान रखें, इसी प्रकार का क्रम हमारी कोशिकाओं के अंतर्गत है। सबसे पहले वो व्यक्ति विद्यालय में आता है। विद्यालय में आने के बाद वो ऑफिस में परमिशन लेता है कि मुझे बायोलॉजी की बुक्स चाहिए। तो वो प्रिंसिपल जो महोदय हैं या हेड विद्यालय होते हैं, वो संबंधित कक्षा बताते हैं, भाई क्लास 11th वहां पे है और वहां पर जाकर आप विज्ञान की किताब ले सकते हैं। और आप क्लास में जाके कहते हैं मुझे बायोलॉजी की किताब चाहिए, तो आपको बुक्स मिल जाती है। तो यही क्रम आप ध्यान रखें। विद्यालय जैसे हमारा शरीर है, और ऑफिस एक अंग तंत्र है, और कक्षा उत्तक है, और विज्ञान की बुक्स कोशिका है। तो हमारे शरीर का सबसे सूक्ष्मतम भाग क्या होता है? कोशिका होता है। जिस प्रकार आपने देखा होगा, एक मच्छरदानी को आप अक्सर देखते हैं, या आप रास्ते में आते हैं तो ईंटों को आप देखते हैं, जिसमें बहुत सारी ईंटें मिलकर एक बहुत बड़ी दीवार का निर्माण करती है। तो यहां पर ये जो छोटा सा भाग होता है उसे कहा जाता है सेल। क्या कहा जाता है? सेल। तो हम कह सकते हैं कि यह सेल क्या करता है? इस मच्छरदानी का सबसे छोटा भाग देखिए आप, वो चाहे आप ऊंचाई में जाए, नीचाई में जाए या चौड़ाई में जाए, समान आकार के कोष्ठक मिलते हैं। तो हम कह सकते हैं यानी किसी भी वस्तु का वह सूक्ष्मतम भाग जो त्रिविमीय विन्यास में पुनरावर्तित होकर पूरा का पूरा सिस्टम बनाता है, उस सूक्ष्मतम भाग को क्या कहते हैं? सेल कहा जाता है। हम कहेंगे कोशिका कहते हैं। तो यह कंसेप्ट समझ गए होंगे। यह हमारे शरीर का सबसे छोटा भाग होता है। अब चलिए हम इनको डिटेल में पढ़ने का प्रयास करते हैं। आखिर कोशिका है क्या? तो देखिए, सबसे पहले हम बात करें तो कोशिका के बारे में, तो लोवी सिकेविड्स ये वैज्ञानिक थे, लोवी व सिकेविड्स ने, इन्होंने बताया था कोशिका जो होती है, कोशिका शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई हैं। वे क्रियात्मक इकाई हैं। ये किसने बताया था? लोवी व सिकेविड्स ने सर्वप्रथम बताया था कि जो कोशिका होती है वो हमारे शरीर की
संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है और यह सबसे सूक्ष्मतम भाग है। क्या है? सूक्ष्मतम भाग है। सूक्ष्मतम भाग है। सूक्ष्मतम भाग है जो स्वतंत्र जनन की क्षमता रखता है। क्षमता रखती है। यह ध्यान रखें, जो कोशिका होती है वो शरीर का सबसे सूक्ष्मतम भाग होता है, जो स्वतंत्र यानी क्या कर सकता है, जनन की क्षमता रखता है। यदि किसी सजीव माध्यम में भी इसे नहीं डाला जाए, निर्जीव भाग में भी इसको पटक दिया जाए, तो ये कोशिकाएं स्वयं गुणन कर सकती है। वो क्या कहलाती है? कोशिका कहलाती है। यह है स्वतंत्र जनन की क्या रखती है? क्षमता रखती है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे WBC होती है, उसमें केंद्रक होता है, वो भी कोशिका है, लेकिन वो क्या करती है? दूसरे पे डिपेंड रहती है। वो स्वतंत्र जनन की क्षमताएं नहीं रखती, तो हम कह सकते हैं वो निर्भर रहती है WBC। तो यहां पर ये जो कोशिका के बारे में ये बात करें तो ये स्वतंत्र जनन की क्या रखती है? क्षमता रखती है। तो यहां ध्यान रखें, WBC में और जो हमारी सेल्स पढ़ेंगे उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, उसमें आगे पढ़ेंगे। तो यह कंसेप्ट आप समझ गए होंगे। चलिए अब देखते हैं इसके खोजकर्ता कौन थे। तो इसके खोजकर्ता के बारे में पढ़ते हैं। तो जो हमारे पास में सेल हैं उनकी खोज किसने की? खोज सर्वप्रथम जब खोज के बारे में बात आती है तो रॉबर्ट हुक ने की, यानी इसकी खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 में। कब की? 1665 में की। और किससे की थी इसने? यानी कोर्क की मृत कोशिका यानी कोशिका को खोजा था इसने, रॉबर्ट हुक ने। और यह भी ध्यान रखें, रॉबर्ट हुक पहले व्यक्ति थे जिसने सेल शब्द का प्रतिपादन किया था। यानी हम कह सकते हैं रॉबर्ट हुक पहले व्यक्ति थे जिसने सेल शब्द का क्या किया था? प्रतिपादन किया था। सेल शब्द सबसे पहले देने वाले व्यक्ति थे वो रॉबर्ट हुक थे। प्यारे विद्यार्थियों, रॉबर्ट हुक ने 1665 में सर्वप्रथम कोर्क की मृत कोशिका को खोजा था। उन्होंने खोजा था मृत कोशिका को। फिर इसके बाद में आता है ल्यूवेनहोव हैं। इन्होंने सजीव कोशिका को सर्वप्रथम खोजा। यानी सबसे पहले यानी मृत कोशिका को तो रॉबर्ट हुक ने खोजा था, और ल्यूवेनहोव ने यानी सजीव कोशिका को सर्वप्रथम खोजा। और यह भी ध्यान रखें, इन्होंने मानव के शुक्राणु तथा बैक्टीरिया में सर्वप्रथम सजीव कोशिका को खोजा था। यह बात आप ध्यान रखना कि यानी सजीव कोशिका को सर्वप्रथम खोज किसने की? ल्यूवेनहोव ने की थी। इन्होंने मानव के जो शुक्राणु हैं तथा हम कह सकते हैं जो बैक्टीरिया होते हैं उनमें सर्वप्रथम सजीव कोशिका को खोजा था। और यदि हमें कहे कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की, तो आंसर होगा रॉबर्ट हुक। और सेल शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? तो सेल शब्द का प्रतिपादन किया था रॉबर्ट हुक ने ही किया था। चलिए अब हम देखते हैं कि कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? तो हम कह सकते हैं, देखिए, कोशिका को हम जो है
सेल शब्द किसने दिया? रॉबर्ट हुक ने दिया था। लेकिन यहां पर यदि हम कहें कि इनका जो अध्ययन है साइटोलॉजी, साइटोलॉजी या हम कह सकते हैं सेल बायोलॉजी, बायोलॉजी, यानी साइटो का मतलब होता है, साइटो का मतलब होता है प्यारे विद्यार्थियों सेल। सेल को साइंस में या ग्रीक भाषा में साइटो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? साइटो। तो साइटो और लॉजी का मतलब होता है टू स्टडी, अध्ययन करना, या हम कह सकते हैं सेल बायोलॉजी, विज्ञान की वह शाखा जिसमें कोशिका का अध्ययन किया जाता है। तो इसमें किसका अध्ययन किया जाता है? कोशिका का अध्ययन करते हैं, कोशिका का अध्ययन किया जाता है, किया जाता है। कोशिका का अध्ययन किसमें किया जाता है? साइटोलॉजी में किया जाता है। अब चलिए हम डिस्कस करते हैं कि वर्तमान में कोशिका को दो भागों में बांटा गया है। कोशिका, वर्तमान में जो कोशिका है उसको दो भागों में बांटा गया है। एक कोशिका होती है प्रोकैरियोट, प्रोकैरियोट्स, एक होती है प्रोकैरियोट्स, एक कोशिका होती है यूकैरियोट्स, यूकैरियोट्स। यह दो प्रकार की, वर्तमान में कोशिका को कोशिका के आधार पर जीवों को दो भागों में बांटा गया है। एक होता है प्रोकैरियोट्स, एक होता है यूकैरियोट्स। चलिए इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, ये है क्या। तो सबसे पहले हम कह सकते हैं प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं और यूकैरियोट्स क्या होते हैं, उनके बारे में हम अंतर के द्वारा समझेंगे तो आसानी से समझ सकते हैं। तो सबसे पहले यदि हम बात करें प्रोकैरियोट्स के बारे में, इनका जो आकार होता है, पहला पॉइंट आता है आकार। आकार नंबर 1 पे प्रोकैरियोट कोशिका का आकार होता है 0.1 से 5 माइक्रोन के बीच में। कह सकते हैं कि आकार होता है 0.1 से 5 माइक्रोन। यूकैरियोट में इनका आकार होता है प्रिय विद्यार्थियों 5 माइक्रोन से लेकर 20 माइक्रोन तक। यानी वे कोशिका जिनका आकार 5 माइक्रोन से 20 माइक्रोन के बीच होता है उन्हें यूकैरियोट्स कहते हैं। इनकी कोशिका का आकार इतना होता है। और प्रोकैरियोट कोशिका का आकार होता है 0.1 से 5 माइक्रोन के बीच में। अब यहां पर हम बात करते हैं नंबर 2, तो यहां पर प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली के बारे में देखें तो दोनों में ही पाई जाती है। इसमें भी उपस्थित होती है प्लाज्मा झिल्ली और इसमें भी क्या होती है, यूकैरियोट्स में भी क्या होती है प्यारे बच्चों, उपस्थित होती है प्लाज्मा झिल्ली। तो प्लाज्मा झिल्ली दोनों में ही पाई जाती है। तीसरा जो महत्वपूर्ण फैक्ट अंतर है वो है कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति। यह ध्यान रखें, कोशिका भित्ति बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है, कंपटीशन में पूछा जाता है। माइक्रोप्लाज्मा में अनुपस्थित, माइक्रोप्लाज्मा में अनुपस्थित, लेकिन शेष में ये माइक्रोप्लाज्मा के अलावा जितने भी प्रोकैरियोट आते हैं, जैसे जीवाणु आते हैं, नीले हरे शैवाल आते हैं, रिकेट्स आते हैं, उनमें क्या होता है, शेष में एमिनो अम्लों से निर्मित, एमिनो अम्ल से निर्मित। यह प्रश्न बहुत बार आता है कि जीवाणुओं में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। तो देखिए जीवाणु जो भी आते हैं वो प्रोकैरियोट में आते हैं, उनकी कोशिका भित्ति एमिनो अम्लों से बनी हुई होती है। कई बार हम सोचते हैं पेपर टफ आया है, हार्ड आता है, उस पेपर को हम हार्ड खुद बना देते हैं क्योंकि हम कंसेप्ट को समझने का प्रयास करते नहीं हैं कि प्रोकैरियोट में आते क्या हैं, यूकैरियोट होते क्या हैं। फिर हमारे डिफेंड में, हमारे जहन में बहुत सारे प्रश्न आते हैं
कि ये आखिर है क्या, तो एक असमंजस का जाल बन जाता है। उस जाल को हम दूर करेंगे। तो पहले तो ये देखिए, माइक्रोप्लाज्मा में अनुपस्थित होती है। प्रश्न आता है माइक्रोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो माइक्रोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति किसी की नहीं बनी होती, क्योंकि कोशिका भित्ति इसमें अनुपस्थित होती है। तो यह भी आप समझ गए होंगे, माइक्रोप्लाज्मा प्रोकैरियोट में आते हैं। इसमें हम देखें तो यहां पर हमारे पास में जो तीसरा आता है पादप। पादप में प्यारे बच्चों यहां पर हम बात करें तो कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति, पादप में कोशिका भित्ति बनी हुई होती है सेल्यूलोज की, सेल्यूलोज की बनी हुई होती है, यानी सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। और ध्यान रखें यह ग्लूकोज का बहुलक है। सेल्यूलोज जो होता है यह ग्लूकोज का क्या होता है? बहुलक होता है। पादप की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। और जंतु कोशिका, जंतुओं में बात करें तो यहां पर कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। जंतुओं में क्या होती है? कोशिका भित्ति है वो अनुपस्थित होती है। इनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, केवल पादप में ही कोशिका भित्ति पाई जाती है जो सेलुलोज की बनी हुई होती है। और यह भी ध्यान रखें सेलुलोज का जब भी विघटन होता है एंड में तो ग्लूकोज बनता है, यानी ग्लूकोज का बहुलक है सेलुलोज। तो यह 3 फैक्ट आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के अंदर। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में। बिल्कुल यहां पर जीरो बेस से समझाने का प्रयास किया जाएगा जिससे आपके दिक्कत प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में कभी नहीं हो। फिर जो चौथा पॉइंट हमारे पास में आता है कोशिका, यानी हम कहें केंद्रक। चौथा हमारे पास में जो पॉइंट आता है वो है केंद्रक। तो इसमें क्या होता है? केंद्रक जो प्यारे बच्चों प्रोकैरियोटिक में केंद्रक सुगठित नहीं होता, यानी इसमें गोलाकार नहीं होता है। केंद्रक गोल होना चाहिए, लेकिन केंद्रक झिल्ली के अभाव के कारण केंद्रक का आकार जैसा गोल होना चाहिए वैसा नहीं होता है, स्पष्ट दिखाई नहीं देता है केंद्रक। तो इसमें यह ध्यान रखें केंद्रक है वो सुगठित नहीं होता। यूकैरियोटिक में केंद्रक सुगठित होता है, केंद्रक सुगठित होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है ये। नंबर 5 में यदि हम देखें केंद्रक झिल्ली, केंद्रक जो झिल्ली है, केंद्रक झिल्ली, तो देखिए जब केंद्रक सुगठित नहीं होता यानी इसका आकार निश्चित नहीं होता, डेफिनेट इसमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है, तो केंद्रक झिल्ली प्रोकैरियोट में अनुपस्थित होती है। और इसमें बात करें केंद्रक झिल्ली, तो केंद्रक झिल्ली उपस्थित होती है। ध्यान रखें केंद्रक झिल्ली यूकैरियोट्स में पाई जाती है, उपस्थित होती है। प्रोकैरियोट में केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है, यह ध्यान रखें। फिर हम कह सकते हैं नेक्स्ट हमारे पास में जो विशेषता आती है वो होता है हिस्टोन प्रोटीन, यानी चलिए इसके बारे में देखते हैं केंद्रिका। पहले देखते हैं केंद्रिका। देखिए केंद्रक के अंदर पाई जाती है केंद्रिका, तो इसमें केंद्रिका अनुपस्थित होती है। प्रोकैरियोट में केंद्रिका अनुपस्थित होती है और इसमें केंद्रिका पाई जाती है यानी उपस्थित होती है यूकैरियोट में। फिर हम कहें नंबर जो 7 में कोशिकांग, जैसे हम कह सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया है, गाल्जिकाई है, राइबोसोम है, अंतःपर्दवीय जालिका है जिसे ईआर कहा जाता है, और जो गाल्जिकाई होते हैं वो कोशिकांग कहलाते हैं। तो यहां पर कोशिकांग क्या होते हैं? कोशिका झिल्ली से, कोशिका झिल्ली रहित होते हैं, कोशिका झिल्ली रहित होते हैं। यह ध्यान रखें कोशिकांग इनमें बहुत कम मात्रा में होते हैं। जैसे हम कहें
कि गाल्जिकाय तो पाया ही नहीं जाता है, लेकिन यदि कोई पाया भी जाता है तो कोशिका झिल्ली इनके ऊपर नहीं पाई जाती, कोशिकांग के ऊपर, तो कोशिका झिल्ली रहित होते हैं। तो हम कह सकते हैं इसमें जो हमारे पास में कोशिकांग आएंगे, कोशिकांग, कोशिकांग, कोशिका झिल्ली द्वारा परिबद्ध होते हैं, परिबद्ध होते हैं, यानी कोशिका झिल्ली पाई जाती है इनके बाहर कोशिकांग में, सुव्यवस्थित होते हैं। जिस कोशिकांग के बाहर कोशिका झिल्ली पाई जाती है, इसमें कोशिकांग बहुत कम मात्रा में होते हैं, यदि होते भी हैं तो इनमें कोशिका झिल्ली नहीं पाई जाती। तो चलिए यहां पर यह फैक्ट लिखा, फिर हम नेक्स्ट फैक्ट की ओर चलते हैं। प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक के बाद में फिर हम कोशिका के बारे में और भी डिस्कस करते रहेंगे। आज हमारा जो मैटर है वो है प्रोकैरियोट और यूकैरियोट कोशिका के बारे में। नेक्स्ट हमारे पास में जो आता है 8वें नंबर पे, हम कह सकते हैं गोल्जी काय। गोल्जी काय, गोल्जी काय के बारे में प्यारे बच्चों, यह प्रोकैरियोट में क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। गोल्जी काय प्रोकैरियोट में नहीं पाए जाते, इनमें उपस्थित होते हैं, यानी यूकैरियोट में गोल्जी काय पाए जाते हैं। और नेक्स्ट जो हम कहें बात करें राइबोसोम की, राइबोसोम, यह सभी गोल्जी काय और राइबोसोम कोशिकांग होते हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, कंपटीशन में पूछा जाता है। इसमें 70 एस प्रकार के होते हैं। यह एस है क्या, जब हम राइबोसोम पढ़ेंगे डिटेल में पढ़ेंगे, स्वेदन वर्ग है। एस को स्वेदन वर्ग कहा जाता है, राइबोसोम की इकाई होती है ये। इनमें क्या होते हैं, 3 प्रकार के राइबोसोम होते हैं, 70 एस भी होते हैं, 80 एस भी होते हैं और 55 एस भी होते हैं। यूकैरियोट में 70 एस, 80 एस और जो 55 एस है वो राइबोसोम्स पाए जाते हैं, जबकि प्रोकैरियोट में केवल 70 एस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। फिर यदि हम बात करें इसके अंतर्गत, तो प्रोकैरियोटिक के अंदर जो है वो गुणसूत्र हैं, वो कोशिका द्रव्य में स्थित होते हैं, कोशिका द्रव्य में स्थित होते हैं, कोशिका द्रव्य में स्थित होते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसलिए हम कह सकते हैं, मान लीजिए अभी हम सपोज करें पढ़े, यह है हमारे पास में कोशिका झिल्ली है, ये केंद्रक है, केंद्रक में केंद्रक झिल्ली पाई जाती है जो केंद्रक के आकार को नियमित करती है, और यहां पर पाए जाते हैं गुणसूत्र। लेकिन इन प्रोकैरियोट में क्या होता है कि केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होने से ये केंद्रक जो हैं वो कोशिका द्रव्य में स्थित होते हैं। कहां होते हैं, कोशिका द्रव्य में, जिसे केंद्रिकाभ कहते हैं, जिसे केंद्रिकाभ कहते हैं, केंद्रिकाभ। और यह ध्यान रखना, जिसे न्यूक्लियोइड भी कहते हैं, न्यूक्लियोइड भी कहा जाता है, केंद्रिकाभ कहा जाता है। तो प्रश्न आता है प्रोकैरियोटिक में गुणसूत्र कोशिका द्रव्य में स्थित होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, तो उन्हें केंद्रिकाभ कहा जाता है, न्यूक्लियोइड भी कहा जाता है, यह ध्यान रखें। और इनमें क्या होता है कि केंद्रक झिल्ली स्पष्ट होती है, तो गुणसूत्र जो होते हैं, गुणसूत्र, यह गुणसूत्र क्या होते हैं, कोश यानी केंद्रक में स्थित होते हैं, केंद्रक में स्थित होते हैं, यह बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो राइबोसोम, एक गुणसूत्र के बारे में देखें। तो चलिए नेक्स्ट हम कह सकते हैं, गुणसूत्र जो हमारे पास में होते हैं प्रोकैरियोटिक में, जो गुणसूत्र हैं वो कम मात्रा में और अगुणित होते हैं। फिर नेक्स्ट जो पॉइंट आएगा वो है गुणसूत्र की संख्या, गुणसूत्र की संख्या। यह गुणसूत्र कम मात्रा व अगुणित होते हैं। हमेशा प्रोकैरियोट्स में गुणसूत्र जो होते हैं वो कम मात्रा में होते हैं और अगुणित होते हैं। यूकैरियोट में जब हम बात करें तो अधिक मात्रा तथा अगुणित व द्विगुणित होते हैं, अगुणित व द्विगुणित होते हैं,
गुणित होते हैं, यह ध्यान रखें, द्विगुणित होते हैं, इनमें अगुणित भी होते हैं और द्विगुणित भी होते हैं गुणसूत्र। सबसे पहली बात, प्रोकैरियोटिक में गुणसूत्र कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं, यानी पाए जाते हैं। यूकेरियोट में जो गुणसूत्र होते हैं वो केंद्रक द्रव्य में पाए जाते हैं। प्रश्न आ जाए, प्रोकैरियोटिक में गुणसूत्र कोशिका द्रव्य में क्यों होते हैं? क्योंकि प्रोकैरियोट में केंद्रक झिल्ली का अभाव होता है, इसलिए गुणसूत्र है वो कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं और गुणसूत्र कम मात्रा में होते हैं और अगुणित होते हैं। फिर हम बात करें तो कसाबिक, यानी इसके अंदर कसाब की व्यवस्था। कसाब जो होते हैं वो 0+2 व्यवस्था में, 0+2 व्यवस्था में होते हैं। ये कसाब होते क्या है, इनके बारे में भी पूरी हम संरचना देखेंगे। और इनमें होते हैं 9 द्विक होते हैं +2 व्यवस्था में, +2 व्यवस्था होती है कसाब की। तो यह ध्यान रखें, कसाब जो होते हैं वो 0+2 व्यवस्था प्रोकैरियोट में होती है। इनमें 9 ब्रैकेट में द्विक +2 व्यवस्था क्या होती है, यूकेरियोट में होती है। फिर हम कहें नेक्स्ट माइक्रोट्यूबल्स, माइक्रोट्यूबल्स व माइक्रोफाइबल्स यानी सूक्ष्म नलिकाएं व सूक्ष्म तंतु इसे कहा जाता है। माइक्रोट्यूबल्स को हम कह सकते हैं ट्यूबल्स को, सूक्ष्म नलिकाएं व सूक्ष्म तंतु इनमें अनुपस्थित होते हैं और इनमें उपस्थित होते हैं। इनमें क्या होता है, यह उपस्थित होते हैं, यह भी आप ध्यान रखें। फिर हम कहें कि कोशिका विभाजन किस प्रकार का होता है। कोशिका विभाजन बहुत महत्वपूर्ण है, तो यहां पर हम बात करें प्रोकैरियोट में कोशिका विभाजन किस प्रकार का है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन इसमें असूत्री प्रकार का होता है। कैसा होता है, असूत्री प्रकार का। और यूकेरियोट में कोशिका विभाजन जो होगा वो समसूत्री व अर्धसूत्री प्रकार का, अर्धसूत्री प्रकार का होता है, यह भी ध्यान रखें। यानी प्रोकैरियोट में कोशिका विभाजन असूत्री होता है, जबकि यूकेरियोट में कोशिका विभाजन जो है समसूत्री व अर्धसूत्री होता है। यह आप समझ गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट हम इसके बारे में बात करते हैं। तो ईटीएस यानी इलेक्ट्रो ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो होता है श्वसन तंत्र से संबंधित है। यह प्रोकैरियोट में प्लाज्मा झिल्ली जिन्हें हम कह सकते हैं, इनमें प्लाज्मा झिल्ली इस प्रकार से व्यवस्थित होती है कि वो मेसोसोम्स इसके संरचनाओं का निर्माण करती है। प्लाज्मा झिल्ली या हम कहें वह मीसोसोम में होते हैं, यह ध्यान रखें, बहुत महत्वपूर्ण है। प्रोकैरियोट में ईटीएस सिस्टम कहां होता है, मीसोसोम में, और यूकेरियोट में होता है माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। ईटीएस सिस्टम बहुत महत्वपूर्ण है। श्वसन की क्रियाएं माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, इसमें मीसोसोम में होती है। यानी प्रोकैरियोट में बात करें तो ईटीएस सिस्टम इसमें होता है मीसोसोम में, यूकेरियोट में माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अब हम इनके एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो प्रोकैरियोट में कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं और यूकेरियोट में कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं, उसके बारे में देखते हैं। एग्जाम्पल के बारे में यदि हम बात करें तो इसमें जीवाणु आता है, माइक्रोप्लाज्मा आता है, वह नीले हरे सेवाल इसमें आते हैं। और यह नीट में भी प्रश्न पूछा गया है, जीवाणु और माइक्रोप्लाज्मा किसका उदाहरण है। और इसके अंतर्गत यदि हम बात करें तो कवक आते हैं, पादप आते हैं, वह जंतु आते हैं। यानी जितने भी जो जीव होते हैं वो इसमें आते हैं, कवक, पादप व जंतु यूकेरियोट में आते हैं। तो हम कहें, बताइए मानव प्रोकैरियोट है या यूकेरियोट है, तो हम कहते हैं यूकेरियोट है।
तो आप आज प्रोकैरियोट और यूकैरियोट जीवों के बारे में आसानी से समझ गए होंगे। यानी प्रोकैरियोट में क्या होता है, स्पष्ट रूप से हम कहें तो इनमें केंद्रक झिल्ली का अभाव होता है, केंद्रक का आकार सही तरीके से व्यवस्थित नहीं होता है, और जो गुणसूत्र होते हैं यानी जो कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। और इनमें क्या होता है कि प्रोकैरियोट में जो कोशिकांग होते हैं उसके बाहर कोशिका झिल्ली का अभाव होता है। इनके विपरीत जो गुण हैं वो यूकैरियोट में पाए जाते हैं। केंद्रक झिल्ली स्पष्ट होती है और इसमें कोशिकांग के चारों तरफ जो है कोशिका झिल्ली पाई जाती है। केंद्रक के अंदर ही गुणसूत्र पाए जाते हैं, यानी आनुवांशिक पदार्थ हैं वो केंद्रक के अंदर ही पाए जाते हैं। अब चलिए हम बात करते हैं वायरस के बारे में। वायरस प्रोकैरियोट में आता है या यूकैरियोट में आता है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। यूकैरियोट के बारे में लास्ट डिस्कस करते हैं। तो इनमें यदि बात आती है लैंगिक जनन की, किसकी बात आती है, लैंगिक जनन। लैंगिक जनन जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें क्या होता है तो प्रोकैरियोट में अनुपस्थित होता है। यानी प्रोकैरियोट में लैंगिक जनन नहीं पाया जाता, यूकैरियोट में लैंगिक जनन है वो क्या होता है, उपस्थित होता है। यह ध्यान रखें, लैंगिक जनन है वो यूकैरियोट में उपस्थित होता है। फिर जो महत्वपूर्ण जो फैक्ट लाइन है वो है हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन, अब देखिए इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। हिस्टोन प्रोटीन होते क्या है, तो हिस्टोन जो प्रोटीन है वो प्रोकैरियोट में अनुपस्थित होता है और इनमें होता है उपस्थित। ये हमारे पास में थे प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के बारे में संपूर्ण जानकारी के हैं। वायरस किस में आता है, तो चलिए यहां पर हम देखते हैं वायरस, वायरस के बारे में। तो प्यारे मित्रों, वायरस होता है एकैरियोट। एकैरियोट ध्यान रखें, वायरस एकैरियोट होता है, ना तो ये प्रोकैरियोट होता है ना यूकैरियोट होता है। एकैरियोट क्यों होता है ये वायरस, क्योंकि यह जो है सजीव कोशिका में ही, सजीव कोशिका में ही यानी सजीव कोशिका में ही स्वतः जनन कर सकता है, स्वजनन कर सकता है। निर्जीव माध्यम में इसमें स्वजनन की क्षमता नहीं होती। यह बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखें। वायरस एकैरियोट होते हैं, ना तो प्रोकैरियोट होते हैं ना यूकैरियोट होते हैं, क्योंकि वायरस केवल सजीव कोशिका में ही स्वतः जनन कर सकते हैं। निर्जीव माध्यम में यह स्वजनन की क्षमता नहीं होती। और यह वायरस जो होते हैं वो सजीव व निर्जीव के बीच की कड़ी हैं। सजीव व निर्जीव के बीच की क्या है प्यारे मित्रों, कड़ी है। इसको भी आप ध्यान रखें। सजीव व निर्जीव के बीच की कड़ी किसे कहा जाता है, वायरस को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, इसका रीजन यह है क्योंकि ये सजीव कोशिका में तो स्वजनन कर सकते हैं, लेकिन निर्जीव माध्यम में इनमें स्वजनन की क्षमता नहीं होती। इस कारण इन्हें सजीव व निर्जीव की कड़ी कहा जाता है और ये एकैरियोट भी कहे जाते हैं। एक और ध्यान रखना, जो कोशिका होती है इनमें अर्धपारगम्य का गुण होता है, क्षमता होती है अर्धपारगम्य की। यानी किसी जीवों का वह सूक्ष्मतम शरीर जो स्वतः स्वजनन कर सकता है और इनमें अर्धपारगम्य की क्षमता होती है, वो क्या कहलाती है, कोशिका कहलाती है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज कोशिका के बारे में किस प्रकार के वर्ड आए, प्रोकैरियोट क्या होते हैं, यूकैरियोट के बारे में आप आसानी से समझ गए होंगे। नेक्स्ट अध्याय में हम अध्ययन करेंगे कोशिका सिद्धांत किन किन वैज्ञानिकों ने दिया था और कोशिकांग क्या होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होते हैं, राइबोसोम क्या होते हैं, उनके कार्य क्या हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।